Hello students, myself Mr. Shiv. Through in this video, I am going to give you the translated story of the last lessons written by Alphonse Daudet. Okay, so let's start here. Line by line Hindi explanation. उस समय मैं स्कूल के लिए बहुत देरी से निकला और मुझे डांट पड़ने का बहुत अधिक डर था, विशेष रूप से इसलिए क्योंकि एम हैमेल कह चुके थे कि वे हमसे पार्टिसिपल्स के विषय में प्रश्न पूछेंगे तथा मुझे इसके बारे में प्रारंभिक ज्ञान भी नहीं था। मतलब उसको पार्टिसिपल के बारे में ABCD भी नहीं आता था। एक क्षण के लिए मैंने भाग जाने और घर से बाहर दिन बिताने के बारे में सोचा। दिन बहुत गर्म और चमकीला था। जंगल के छोर पर पक्षी चहचहा रहे थे और आरा मशीन के पीछे खुले खेतों में प्रोशिया के सैनिक अभ्यास कर रहे थे। यह सब पार्टिसिपल्स के नियमों से कहीं ज़्यादा मनमोहक था, किंतु मुझमें विरोध करने की शक्ति थी और मैं तेज़ी से स्कूल के लिए चल पड़ा। ओके, सो ये आपका पैराग्राफ 1 का एक्सप्लेनेशन है। नेक्स्ट पैराग्राफ 2, व्हेन आई से स्टार्टेड होगा ऑफ टाइम। जब मैं सभागार के पास से गुजरा तो सूचना पट्ट के सामने भीड़ थी। पिछले 2 वर्षों से हमारे सारे बुरे समाचार यहीं से आए थे। हारे हुए युद्धों के समाचार, सेना में भर्ती के कानूनी आदेश संबंधी समाचार, सेना अधिकारी के आदेशों से संबंधित समाचार, और मैंने बिना रुके अपने मन में सोचा अब क्या बात हो सकती है। फिर जैसे ही मैं अपनी पूरी तेज़ी के साथ चला, वॉक्टर नामक लोहार यानी ब्लैक स्मिथ के बारे में यहाँ पर है, जो वहाँ अपने प्रशिक्षु के साथ समाचार पढ़ रहा था, ने पीछे से पुकार कर मुझसे कहा, इतनी जल्दी मत करो लड़की, स्कूल पहुँचने के लिए तुम्हारे पास ढेर सारा समय है। मतलब आपको बहुत ज़्यादा जल्दी नहीं करना, आपके पास इनफ टाइम है, ठीक है, स्कूल जाने का, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ 3, आई थॉट से स्टार्टेड विल बी, एंडिंग विल बी आई वॉज। मुझे लगा वे मेरा मजाक उड़ा रहा था और मैं बुरी तरह हुआ। एम हैमेल के छोटे बगीचे में पहुंचा। आमतौर पर जब स्कूल शुरू होता है अफरा तफरी होती है ना, या शोरगुल होता है जिसे बाहर गली में सुना जा सकता था। मेज़ों का खोला जाना और बंद किया जाना, बेहतर समझने के लिए कानों पर हाथ रखकर संवेद स्वरों में पाठों का जोर जोर से दोहराना और अध्यापक के विशाल पैमाने का मेज से टकराना। परंतु अब सब कुछ इतना शांत था, मतलब सब कुछ एकदम शांत था, एकदम शांत। मुझे भरोसा था कि हो हल्ला के बीच में बिना किसी को दिखाई पड़े अपनी मेज पर पहुंच जाऊंगा। परंतु उस दिन हर चीज़ को सचमुच रविवार की सुबह जितना ही शांत होना था। ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल सब कुछ शांत जैसे संडे में होता है, स्कूल खुला नहीं होता, बच्चे नहीं आए होते, उसको ऐसा प्रतीत लग रहा था। खिड़की से मैंने अपने सहपाठियों को देखा। वे पहले ही अपना स्थान ग्रहण कर चुके थे और एम हैमेल अपने भयानक डंडे को बगल में दबाए इधर से उधर घूम रहे थे। मुझे दरवाज़ा खोलना पड़ा और तब के सामने अंदर जाना पड़ा। आप कल्पना कर सकते हैं कि मैं कितना शर्मिंदा था और कितना डरा हुआ था। This is the 4th पैराग्राफ एक्सप्लेनेशन, बट नथिंग एंडिंग विद द पेजेस। परंतु कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। एम हैमेल ने मुझे देखा और बड़ी दयालुतापूर्वक कहा, नन्हे फ्रेंच, जल्दी से अपनी जगह पर जाओ, हम तुम्हारे बिना ही शुरू करने वाले थे। मैं बेंच से कूदकर अपने डेस्क पर बैठ गया। तब तक मैंने यह नहीं देखा, हमारे अध्यापक ने सुंदर हरा कोट, अपनी झालरदार शर्ट और काली छोटी सिल्क की टोपी पहन रखी थी, जिस पर कसादीकार की गई थी, ठीक है, ने डिज़ाइनिंग की गई थी, और जिन्हें वे निरीक्षण तथा पुरस्कृत वितरण के दिनों के अलावा कभी नहीं पहनते थे। बेसिकली वो फंक्शन में ही ये सारी चीज़ें पहनते थे, लेकिन वो आज पहने थे तो इसे बड़ा आश्चर्य महसूस हो रहा था कि उन्होंने ये क्यों पहना है। इसके अलावा पूरा विद्यालय बहुत ही विचित्र तथा गंभीर लग रहा था, किंतु जिस चीज़ ने मुझे सर्वाधिक चकित किया वह ये भी कि सदा खाली रहने वाली पीछे की बेंचों पर गांव के लोग हमारी तरह ही चुपचाप बैठे थे।
उसका रीज़न ये था कि क्योंकि इसकी लास्ट स्पीच ये लेक्चर था, ठीक है, इसको ये कह दिया गया था कि आपकी ये लास्ट लेक्चर है, अब इसके बाद आपको यहाँ नहीं पढ़ाना है। तो गांव के सभी लोग इसीलिए बेंच के पीछे बैठे थे इनके लास्ट लेक्चर को सुनने के लिए। आपका तिकोना टोप पहने बूढ़ा भूतपूर्व मेयर, भूतपूर्व पोस्टमास्टर और इनके अलावा कई अन्य बेंच के पीछे बैठे हुए थे। सभी दुखी दिखाई दे रहे थे और बूढ़ा व्यक्ति एक पुरानी बाल पोथी लाया था जिसके किनारे अंगूठों से पेज उलटने के कारण गंदे हो गए थे और उसने इसे अपने घुटनों तक खुला रखा था और उसका बड़ा चश्मा पृष्ठों पर पड़ा था। दिस इज योर 5th पैराग्राफ। वाइल आई डैश डैश क्रैंकी ही वॉज। जबकि मैं इस विषय पर विचार कर ही रहा था, एम हैमल अपनी कुर्सी पर बैठ गए और उसी गंभीर और विनम्र अंदाज में जिनका प्रयोग उन्होंने मेरे लिए किया था बोले, मेरे बच्चों, ये अंतिम पाठ है जो मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा। उल्लास और लॉरेंस की स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाए जाने का आदेश बर्लिन से आ गया है। नए अध्यापक कल आ जाएंगे। ये आपका फ्रेंच भाषा का अंतिम पाठ है। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत एकाग्र रहें। मतलब यहाँ पर टीचर्स ने बोला कि ये आपका लास्ट लेक्चर है, इसके बाद ये लेक्चर आपका नहीं रहेगा, ठीक है। ये शब्द मेरे लिए बिजली के गड़गड़ाहट की तरह थी। हाय अभागे लोग, सभागार पर उन्होंने यही लगा दिया था। फ्रेंच भाषा का मेरा अंतिम पाठ, अरे मैं मुश्किल से ही लिखना जान पाया था, अब मैं आगे कभी नहीं सीख पाऊँगा। वहीं और उसी समय मुझे रुक जाना होगा। हाय मैं अपने पाठ याद ना करने, पक्षियों के अंडे ढूंढने और सार पर फिसलने पर कितना दुखी हो रहा था। मेरी पुस्तकें जो थोड़ी देर पहले ले जाने में भारी और बड़ी समस्या लग रही थी, मेरे व्याकरण और संतों का इतिहास अब पुराने मित्र जैसी लग रही थी जिन्हें मैं त्याग नहीं सकता था। और एम हैमल के बारे में भी इस विचार ने कि वे जा रहे थे कि मैं अब उनसे फिर कभी नहीं मिल सकूंगा। मुझे उनके डंडे के बारे में और वे कितने बदमिजाज थे इस बारे में सब कुछ भुला दिया। मतलब अब ये भूल गया था कि वो मेरे साथ कैसा बिहेव करते थे, ये सारी चीज़ें उसको अब ये भूल गया। उसको लगा कि अब ये तो मेरा लास्ट जो है लेक्चर है इनके सुनने का, अब ये तो यहाँ से चले जाएंगे। तो उसको बहुत बुरा महसूस हो रहा था इस बच्चे को। नेक्स्ट पैराग्राफ 6। पुअर मैन डैश डैश नो मोर। बेचारा आदमी। यहाँ बेचारे गुरुजी इसी अंतिम पाठ के सम्मान में उन्होंने संडे सुंदर कपड़े पहने थे, यानी रविवार ये सुंदर कपड़े पहने थे, रविवार के दिन जो सुंदर कपड़े पहने जाते हैं। और अब मैं समझ गया कि गांव के बुजुर्ग लोग कमरे में पीछे क्यों बैठे थे, इसलिए कि उन्हें भी दुख था कि वे और ज़्यादा स्कूल नहीं गए थे। हमारे अध्यापक की 40 वर्ष की निष्ठापूर्ण सेवा के लिए धन्यवाद देने और जो देश अब उनका नहीं था उस देश को सम्मान प्रदर्शित करने का यह उनका अपना तरीका था। नेक्स्ट पैराग्राफ 7। वाइल आई डैश टू लुक अप। जब मैं इन्हीं सब बातों के बारे में सोच रहा था तब मैंने अपने नाम को पुकारा जाते हुए सुना। अब बोलने की मेरी बारी थी। बिना किसी गलती के पार्टिसिपल के भयानक नियमों को पूरा जोर जोर से और स्पष्ट सुनाने में सामर्थ होने के लिए मैं कुछ नहीं करने को तैयार था। अर्थात मैं पार्टिसिपल के कठिन नियमों को जोर से और स्पष्ट रूप से बिना किसी त्रुटि के पढ़ने को बहुत इच्छुक था, किंतु मैं पहले शब्द में ही उलझ गया। बेसिकली इसको बिल्कुल पार्टिसिपल के बारे में कुछ आता नहीं था, इसीलिए जैसे इसने देखा तो ये बिल्कुल भौचक्का रह गया और मेज पकड़कर खड़ा रह गया। मेरा दिल धड़क रहा था और मुझ में ऊपर की ओर देखने की हिम्मत नहीं थी। किसी भी बच्चों को आप ये समझ लो जिसने किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कुछ ज़्यादा जानकारी नहीं हो, तो अगर उसको सडनली किसी भी टीचर्स के द्वारा ये कह दिया जाता कि आप इसके बारे में बताओ, तो बेसिकली वो नहीं बता पाएगा। वही कंडीशन इसके साथ भी थी। नेक्स्ट पैराग्राफ 8। आई हियर डैश अ हॉलीडे। मैंने एम हैमल को मुझसे कहते हुए सुना, मैं तुम्हें डांटूंगा नहीं फ्रेंच, तुम्हें अवश्य ही काफ़ी बुरा महसूस हो रहा होगा। देखो ऐसा है, प्रतिदिन हमने स्वयं से कहा,
अरे मेरे पास काफ़ी समय है, मैं इसे कल सीख लूँगा। और अब तुम देख रहे हो कि हम कहाँ आ गए हैं। हाय, अल्सास के साथ यही बड़ी बड़ी परेशानी है, वे सीखने को कल के लिए टाल देती हैं। अब बाहर के लोगों के पास आपसे कहने का अधिकार होगा। ऐसा कैसे? तुम फ्रांसीसी होने का नाटक भी करते हो और फिर भी तुम ना तो अपनी भाषा लिख सकते हो और ना ही बोल सकते हो। यहाँ पर ये बोल रहा है, तुम तो बोलते हो कि मैं बहुत बड़ा फ्रांसीसी हूँ, तो फिर अगर फ्रांसीसी तो आपको अपनी लैंग्वेज आनी चाहिए भाई, क्यों नहीं आती है? क्यों नाटक करते हो? किंतु नन्हे फ्रेंच, तुम्हें सबसे बुरे नहीं हो। हम सब के पास स्वयं को दोष देने के पर्याप्त कारण हैं। तुम्हारे माता पिता तुम्हें शिक्षा दिलवाने के प्रति पर्याप्त उत्सुक नहीं थे। वे तुम्हें किसी फॉर्म या आरा मशीन पर काम पर लगाना ज़्यादा पसंद करते थे ताकि थोड़ा सा अधिक धन मिल सके। और मैं भी, मतलब यहाँ बोल रहे हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स भी इंटरेस्टेड नहीं थे कि तुम पढ़ाई लिखाई करो, इससे अच्छा है कि चले जाओ आरा मशीन में जाओ, वहाँ पर जाकर काम करो, वहाँ पर कुछ पैसे अर्न करो। तो ये सारी भी रीजंस होते हैं, ठीक है। मैं भी दोषी हूँ। क्या मैंने तुम्हें पाठ सिखाने के बजाय अक्सर अपने फूलों में पानी देने के लिए नहीं भेजा? और जब मैं मछली पकड़ने जाना चाहता था तो क्या मैंने तुम्हारी छुट्टी नहीं की? तो यहाँ पर वो अपना भी रीज़न बता रहा है टीचर्स की मेरी भी कुछ गलती है जो आपको ये भाषा नहीं समझ में आई, ठीक है, और बच्चों की भी गलती और बच्चों के माँ बाप की भी है। नेक्स्ट पैराग्राफ 9, देन फ्रॉम डैश वन स्ट्रोक। फिर एक के बाद एक दूसरी बात करते हुए एम हैमेल फ्रांसीसी भाषा के बारे में बात करते रहे, ये कहते हुए कि ये संसार की सबसे सुंदर भाषा है, सर्वाधिक स्पष्ट, सर्वाधिक तर्कसंगत, और यह कि इसे हम अपने बीच सुरक्षित रखना है और उसे कभी भी नहीं भूलना है। क्योंकि जब किसी देश के लोग गुलाम होते हैं तो जब तक वे अपनी भाषा से मजबूती से बंधे रहते हैं तो यह ऐसा ही मानो उनकी जेल की चाबी उसके पास है। फिर उन्होंने व्याकरण की एक किताब खोली और हमारा पाठ हमें पढ़कर सुनाया। मैं ये देखकर चकित था कि मुझे यह कितनी अच्छी तरह समझ आ रहा था। उन्होंने जो कुछ कहा वह बहुत बहुत सरल लगा। मैं ये भी सोचता था कि मैंने कभी इतने ध्यान से नहीं सुना था, और उन्होंने हर चीज़ को ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक कभी इतना अधिक स्पष्ट नहीं किया। ऐसा लग रहा था कि बेचारा जाने से पहले वह जो कुछ जानता था सबको हमें देना चाहता था और इस सारी जानकारी को एक ही बार में हमारी दिमाग में डाल देना चाहता था। मतलब यहाँ पर बोल रहा है कि अभी जो लेक्चर्स टीचर्स दे रहे हैं वो बहुत ही एकदम अंदर घुस करके दे रहे हैं। वो ऐसा चाहते हैं कि मेरी ये जो पूरी आज की जो पीरियड है वो आपको पूरी की तरीके से समझ में आ जाए। नेक्स्ट पैराग्राफ 10, आफ्टर द डैश पिजियंस। व्याकरण के बाद हमारा लेखन का पाठ हुआ। उस दिन एम हैमेल के पास हमारे लिए नई कापियाँ थीं जिन पर सुंदर वक्राकार शैली के हस्तलेख में लिखा गया था फ्रांस अल्सास। वे ऐसी लग रही थी जैसे कि विद्यालय के उस कक्ष में सब और छोटे छोटे झंडे लहरा रहे हों और जो हमारी मेजों के ऊपर छड़ों से लटका दिए गए हों। काश आप सभी देखते कि सभी किस तरह अपने काम में जुट गए और सब कुछ कितना शांत था। एकमात्र ध्वनि कागज पर पिनों की रगड़ की आ रही थी। एक बार कुछ भृंग यानी भंवरा उड़कर अंदर आ गए, परंतु किसी ने उस पर ध्यान भी नहीं दिया। सबसे छोटे बच्चों ने भी ध्यान नहीं दिया जो पूरे समय मछली पकड़ने के कांटों का चित्र बनाने में लीन थे, मानो वह भी फ्रांसीसी भाषा थी। छत पर कबूतर बहुत धीरे धीरे गुटरगू कर रहे थे और मैंने मन में सोचा, क्या वे इन्हें भी जर्मन भाषा में गाने के लिए मजबूर करेंगे, कबूतरों को भी। नेक्स्ट पैराग्राफ 11, व्हेनेवर आई डैश नेक्स्ट डे। जब कभी मैंने लिखते हुए ऊपर देखा तो मैंने एम हैमेल को अपनी कुर्सी पर स्थित बैठे हुए देखा। वे कभी किसी चीज़ को तो कभी किसी चीज़ को और कभी किसी चीज़ को घूर रहे थे, मानो वे अपने मस्तिष्क में उस छोटे से स्कूल कक्ष की प्रत्येक वस्तु को ठीक उसी तरह अंकित कर लेना चाहते थे जैसे कि वे दिख रही थी। जरा सोचो, 40 वर्षों से वे इसी स्थान पर थी। उनका बगीचा उनकी खिड़की के बाहर था और उनकी कक्षा उनके सामने, बिल्कुल ऐसे ही, केवल मेज और कुर्सियां घिस घिस कर चिकनी हो गई थी। बगीचे में अखरोट के पेड़ अपेक्षाकृत लंबे हो गए
थे तथा वो होप वाइन एक प्रकार की बेल होती है जिसे कहते हैं, जिसे उन्होंने स्वयं अपने हाथों से लगाया था। वे खिड़की से लिपटते हुए छत तक पहुंच गई थी। इन सब को छोड़ने से और छत पर सामान को अपने संदूकों में पैकिंग करते हुए अपनी बहन के चलने की आवाज़ सुनकर इस बेचारे अध्यापक का दिल किस तरह टूट रहा था, क्योंकि अगले दिन ही उन्हें देश छोड़कर जाना था। नेक्स्ट पैराग्राफ 12th, बट ही डैश यू मे गो। किंतु उनमें हर पाठ को बिल्कुल अंत तक सुनने का साहस था। लेखन के पश्चात हमारा इतिहास का पाठ हुआ और फिर छोटे बच्चों ने जोर जोर से अपने बाबा बे बी बी वो ए बो बोले। कमरे के पिछले छोर पर बूढ़े हौजर ने अपना चश्मा पहन लिया था। अपनी पुस्तक को दोनों हाथों में पकड़कर वह उनके साथ बा बे बी आदि बोल रहे थे। आप देख सकते थे कि वह भी रो रहा था। भावुकवश उसकी आवाज़ कांप रही थी और उसे सुनना इतना हास्यास्पद था कि हम सब हंसना और रोना चाहते थे। ओह, यह अंतिम पाठ मुझे कितनी अच्छी तरह याद है। अचानक चर्च की घड़ी ने 12 बजाए और फिर एंजेलस नामक प्रार्थना की घंटी बजी। उसी समय ड्रिल से लौटकर आते हुए फांसिया के सैनिकों की तुरहैया हमारी खिड़कियों के नीचे बजती सुनाई दी, यानी उनके कदमों की चाल सुनाई पड़ रही थी। एम हैमल अपनी कुर्सी से खड़े हुए बहुत पीले पड़े हुए थे। मैंने उन्हें कभी इतना आत्मविश्वासी नहीं देखा था जितना आज वो देख रहे थे। मतलब बच्चों का कहना है कि वो आज बहुत ही कॉन्फिडेंट थे। मित्रों, उन्होंने कहा, मैं किसी बात ने उनका गला अवरुद्ध कर दिया। वे अपनी बात जारी न रख सके। फिर वे ब्लैक बोर्ड अर्थात श्यामपट्ट की ओर मुड़े, चौक का एक टुकड़ा उठाया और अपनी पूरी ताकत से उन्होंने जितने बड़े अक्षरों में वे लिख सकते थे लिखा, फ्रांस जिंदाबाद। फिर वो रुक गए और अपना सिर दीवार के सहारे झुका लिया और बिना कोई शब्द बोले उन्होंने अपने हाथ से हमारी तरफ इशारा किया। स्कूल की छुट्टी हो गई है, आप जा सकते हैं। यहाँ पर बेसिकली ये स्टोरी जो है, एक लेखक जो अपने देश से प्रेम करता है, अपनी मातृभाषा से प्रेम करता है, और जब सडनली उसे ये कहा जाता है कि आज आपका अंतिम दिन है, आज आपको अंतिम लेक्चर देना है, तो उसे कितना दुख फील होगा। तो स्टूडेंट्स, हम सभी को अपनी भाषा पर गर्व होना चाहिए। तो होपफुली यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। बाय बाय बेटा, एंड लाइक एंड सब्सक्राइब।